welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 6. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Journeys Through Society, a book of social studies. So let's start theme B, which is tapestry of the past, and here we are going to start with chapter number 4, which is timeline and sources of history. So we will read about how do we learn about the past, what are the sources of history, how is time measured in history, the beginnings of human history. So these all topics we are going to cover in this chapter. Let's start with get going. Earth has existed for billions of years long before humans ever appeared. So Earth जो है billions of years पहले बन चुका था humans के भी आने से बहुत पहले. And the time humans have lived on Earth is just a tiny part of its long story. और Earth की जो long story है उसका एक छोटा सा हिस्सा है human का यहाँ पे रहना. साइंटिस्ट जो कि अर्थ की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि लाइफ कैसी थी डिस्टेंट पास्ट में. एंड सम ऑफ देम डिग डीप इनटू द ग्राउंड टू फाइंड क्लूज. और कुछ साइंटिस्ट तो ऐसे हैं जो ग्राउंड को डीप डिग करते हैं और फिर क्लूज को ढूंढ निकालते हैं, जैसे कि ओल्ड रॉक्स हो गए, फॉसिल्स, लेयर्स ऑफ सॉइल हो गए जो कि हमें बताते हैं एंशिएंट टाइम्स के बारे में, जहाँ डायनासोर्स थे जो कि यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स थे उन पे आसानी से मूव करते थे. बाय स्टडिंग अर्थ्स पास्ट, जैसे जैसे हम अर्थ के पास्ट को स्टडी करते हैं हमें जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं. वी लर्न वेयर वी केम फ्रॉम एंड हाउ लाइफ हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम. सो हमें जैसे जैसे हम अर्थ के पास को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि कैसे लाइफ जो बदली है यहाँ पे और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई हैं. हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट? सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो हु आर द पीपल हु स्टडी हिस्ट्री एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड द पास्ट? कौन है वो लोग जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं और हमें पास्ट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं? So there are number of people who guide us in finding out about it. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों में हमारी मदद करते हैं एंड इनमें से कुछ यहाँ मेंशन किए गए हैं. पहले आते हैं हिस्टोरियंस. सो हिस्टोरियंस कौन हैं? ये वो लोग हैं जो कि स्टडी करते हैं और लिखते हैं पास्ट के बारे में. ये कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से, आर्टिफैक्ट से, रिकॉर्ड से और फिर उसे स्टडी करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं क्या हुआ होगा अर्लियर टाइम्स में और कैसे. हिस्टोरियंस ऑल्सो एक्ट एज रिसर्चर्स. ये रिसर्चर्स की तरह नरेटर्स, एनालिस्ट, इंटरप्रेटर्स की तरह काम करते हैं जो कि हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं. यह हमें बताते हैं पास्ट इवेंट्स के बारे में, कल्चर, सोसाइटीज़ के बारे में, कैसे उन्हें ऑर्गेनाइज करके ठीक से और उनके बारे में हमें ईजिली एक्सप्लेन करके. बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं, कुछ म्यूजियम्स में काम करते हैं, कुछ आर्चीव्स में एंड कुछ दूसरी जगहों पे काम करते हैं जो कि एजुकेशन को, प्रिजर्वेशन को सपोर्ट करता है और हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन हिस्ट्री की उसको और ज़्यादा डीप करता है. They often specialize in certain periods. अब ये जो हिस्टोरियंस है ये अलग अलग पीरियड्स में स्पेशलाइज्ड हैं, ये अलग अलग लोकेशंस में स्पेशलाइज्ड हैं, थीम्स में स्पेशलाइज्ड हैं एंड बहुत सारे तो हमें सिखाते और पढ़ाते हैं बुक्स के बारे में टू शेयर द फाइंडिंग्स, जो कि उनके फाइंडिंग्स हम तक शेयर करती हैं. तो हिस्टोरियंस के बाद अब आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि पास्ट को बहुत ही केयरफुली रीड करते हैं. वो क्या करते हैं? डिग अप करते हैं चीज़ों को एंड एग्जामिन करते हैं उन्हें जो कि ग्राउंड में दफन है. एंड ये जो चीज़ है इनमें जो है बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, टूल्स हो सकते हैं, पॉट्स हो सकते हैं, बोन्स हो सकते हैं और तो और एंशिएंट सिटीज़ भी हो सकती हैं.
हर एक आइटम, सो ईच आइटम दे फाइंड इज, जो भी आइटम ये पाते हैं ये कैसा है, ये एक पीस ऑफ बिग पजल की तरह है जो कि एक स्टोरी समझाता है, एक स्टोरी सुनाता है कैसे लोग उस समय रहा करते थे। बाय स्टडिंग दीज ऑब्जेक्ट्स, जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो आर्कियोलॉजिकल्स क्या बताते हैं, ये हमें समझाते हैं कि लाइफ क्या थी हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले, बिफोर रिटन हिस्ट्री बिगेन, मतलब हिस्ट्री लिखने के पहले की भी लाइफ को ये हमें समझाते हैं। एंड इट इज़ अ बिट लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव ऑफ द पास्ट, ये एक डिटेक्टिव की तरह है जो पास्ट की बात हमें बताता है। फिर आता है एपिग्राफिस, सो दीज आर स्पेशलिस्ट इन द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ये इंस्क्रिप्शंस को बहुत डीपली पढ़ते हैं एंड ये क्या करते हैं, ये जो भी वर्ड्स लिखे हुए होते हैं इंस्क्राइब किए होते हैं किसी भी हार्ड मटेरियल पर, जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया या फिर क्ले हो गया, उसे रीड करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। फिर आते हैं जियानोलॉजिस्ट, सो जियानोलॉजी ये क्या है, ये एक स्टडी है डिसेंट और रिलेशनशिप्स का, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी फैमिली या फिर ग्रुप का जो कि उनके एंसेस्टर्स से आता है। एंड इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग मिलेगी ब्लड एंड मैरिज कनेक्शंस का, जो कि फैमिली लिनेजेस को बहुत ईजिली समझने में मदद करता है। सो ये जो जीनेलॉजिस्ट होते हैं, दीज आर माउंटेन सिस्टम्स ऑफ एड्रेसेस, ये माउंटेन सिस्टम एड्रेसेस का और रेफरेंसेस का, मैरिज रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, रूल्स मिलेंगे जो भी डिसेंट है उनकी, एंड इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास आपको मिलेगी। फिर आते हैं जियोलॉजिस्ट, सो ये क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं अर्थ की हिस्ट्री को, उसके नेचुरल मटेरियल्स को और उसके प्रोसेसेस को। ये जो जियोलॉजिस्ट है ये क्या करते हैं, ये पढ़ते हैं अबाउट द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, तो फिजिकल फीचर क्या है अर्थ के, जैसे कि रॉक्स हो गए, हिल्स, माउंटेन्स, ओशंस, रिवर, सी, सॉइल एक्सेट्रा, तो ये जितने भी फिजिकल फीचर्स है इन सबको ये जियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। इन एडिशन दे एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस ऑन द अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज, इसके अलावा ये जो भी अर्थ पे जो है या फिर उसके रिसोर्स से इम्पैक्ट है ह्यूमंस का, उसको भी एग्जामिन करते हैं, उसको भी पढ़ते हैं। फिर आते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट, सो ये जो साइंटिस्ट हैं ये क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं फॉसिल्स को, जो भी डेड रिमेन्स है उसको स्टडी करते हैं, फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। एंड ये जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं ये किसी भी एंशिएंट लाइफ फॉर्म को जो है स्टडी करते हैं, जैसे कि डायनासोर्स के बारे में पढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक प्लांट्स, मैमल्स, फिश, इंसेक्ट्स, फंगी और तो और माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल एविडेंस रिवील्स हाउ ऑर्गेनिजम्स चेंज ओवर टाइम, ये जो फॉसिल एविडेंसेस हैं ये बताते हैं कि कैसे जो है जीव जंतु जो थे वो टाइम के साथ बदलते गए हमारे प्लानट पे और कैसे वो बहुत पहले हुआ करते थे। नेक्स्ट आता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सो ये जो है ये क्या करते हैं, ये ह्यूमन सोसाइटीज़ को और कल्चर्स को स्टडी करते हैं, पास्ट से हो चाहे प्रेजेंट से हो। ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ये क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और समझते हैं सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स को अलग अलग पीरियड्स के, तो अलग अलग जो पीरियड्स हैं उनके सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स ये रीड करते हैं, उसे समझते हैं। तो ये थे अलग अलग लोग जो अलग अलग तरीके से हिस्ट्री को रीड करते हैं। नाउ हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री, टाइम को कैसे मेजर किया जाता है हिस्ट्री में। सो इन हिस्ट्री टाइम इज मेजर्ड इन वेरियस वेज, हिस्ट्री में टाइम को जो है अलग अलग तरीक़ों से मेजर किया जाता है जो कि हमें हेल्प करता है समझने में व्हेन इवेंट्स टुक प्लेस, कब इवेंट्स हुए थे। एंड हिस्टोरियंस यूज टाइमलाइंस एंड स्पेसिफिक टर्म्स टू डिफाइन पीरियड्स इन हिस्ट्री, और हिस्टोरियंस क्या करते हैं ये अलग अलग टाइमलाइन को यूज़ करते हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं टर्म्स को और पीरियड्स को डिफाइन करते हैं हिस्ट्री के बारे में। वी नोटिस डेट्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमने
ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, जैसे कि BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, जो कि एक लैटिन नेम है फॉर इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। अ टाइमलाइन इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। टाइमलाइन क्या है? ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट का, जिसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ये हेल्प करता है ट्रैक करने में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को एक दिए गए टाइम पे। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं ये पुराने पास्ट से लेके प्रेजेंट तक के इवेंट्स हो सकते हैं। अब टाइमलाइन क्या करता है? इट कैन कवर लार्ज पीरियड्स, ये लार्ज पीरियड्स को भी कवर कर सकता है, जैसे कि सेंचुरीज हो गया या फिर मिलेनिया हो गया, या फिर शॉर्ट पीरियड्स को भी कवर करता है, जैसे कि डिकेड्स या फिर ईयर्स हो गए। These dates and years are usually counted from the assumed date of birth of Jesus Christ, the founder of Christianity। और ये जो डेट्स हैं या जो ईयर्स हैं इन्हें जो है काउंट किया जाता है या फिर इसे अज्यूम किया जाता है वो जो जीसस क्राइस्ट जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को फाउंड किया था उनके डेट ऑफ बर्थ से, तो वहाँ से इसे गिना जाता है। नेक्स्ट BC, जिसे हम BCE भी कहते हैं। सो BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। सो क्राइस्ट से पहले की बात ये बताता है। सो इट इज़ यूज टू टेल टाइम फॉर ईयर्स दैट हैपेंड बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न। ये बताता है उस टाइम के बारे में जब जीसस क्राइस्ट पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले टाइम को BC या फिर BCE बताता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि ईयर 273 BC, तो इसका मतलब है कि जीसस के पैदा होने के 273 ईयर्स पहले की बात है। द ईयर्स इन BC आर काउंटेड बैकवर्ड्स। जो भी साल होते हैं BC में उन्हें पीछे की तरफ गिना जाता है। सो द बिगर द नंबर द लॉन्गर अगो इट वॉज। तो जितना बड़ा नंबर है उतने पुरानी बात है ये। एंड ये जो सिस्टम है ये हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में इवेंट्स को, जो कि जिन्होंने दैट टुक प्लेस लॉन्ग टाइम अगो, जो चीज़ें पहले बहुत पहले हुई थी। BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा। एंड ये भी जो है हमें बताता है, ये भी हम BC की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये कॉमन एरा की बात बता रहा है, इसे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। BCE और BC दोनों का मतलब सेम ही होता है। नेक्स्ट कम्स AD, जिसे हम CE भी कहते हैं। तो AD इज़ a word that has two Latin words, anno and domini, जिसका मतलब है years of the Lord। So ये जो है years वो होते हैं जो क्राइस्ट के पैदा होने के बाद के साल हैं। CE stands for common era and is used in the same way as AD। CE जो है common era को बताता है और इसे भी AD की तरह यूज़ किया जाता है। दोनों ही AD और CE दोनों को यूज़ किया जाता है वो ईयर्स बताने के लिए जो कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद के थे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है 2011 AD, जिसका मतलब है 2011 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2011 ईयर्स के बाद की बात है। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 2011 CE। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। द नंबर इंक्रीजेज, जो नंबर है वो बढ़ता चला जाएगा। एज टाइम मूव्स फॉरवर्ड, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, CE को जो है सिमोनली एक मॉडर्न नॉन रिलीजियस वे में जो है लिखा जाता है, कहा जाता है, एंड दैट इज AD। नेक्स्ट कम्स द कैलेंडर वी यूज। जो कैलेंडर हम यूज करते हैं वो कहाँ से आया? सो जो कैलेंडर हम यूज करते हैं, मोस्ट पीपल यूज टुडे इज कॉल्ड द ग्रिगोरियन कैलेंडर। सो आज के टाइम में हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं उसे हम ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। एंड इन दिस कैलेंडर देयर इज़ नो ईयर ज़ीरो। इस कैलेंडर में ज़ीरो ईयर नहीं है। द ईयर 1 BCE इज़ फॉलोड इमीडिएटली बाय द ईयर 1 CE। सो ये जो ईयर 1 BCE है इसके बाद एकदम से ही ईयर 1 CE आया। एंड दिस मीन्स काउंटिंग गोज डायरेक्टली फ्रॉम 1 BCE टू 1 CE, स्किपिंग ज़ीरो। तो ज़ीरो यहाँ पे आया ही नहीं, 1 BCE के बाद 1 CE आ गया।
When this system was created, जब ये सिस्टम बना था, people did not use the number 0 in their counting. लोग जो है उस समय 0 नंबर को अपनी काउंटिंग में यूज़ नहीं करते थे. And to find out the differences between the two dates, दोनों ही डेट्स के बीच में जो भी डिफरेंसेस उन्हें ढूंढने के लिए या तो दोनों ही BC या AD दोनों को ही हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी स्मॉलर डेट से फ्रॉम द बिगर वन. तो बिगर वन और स्मॉलर वन को हम यहाँ पे आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 2000 BC को हमने 500 BC से सब्ट्रैक्ट किया तो 1500 ईयर्स की बात है ये. सिमिलरली ये जो केस है ये AD के साथ भी होता है. एंड ऑन द अदर हैंड टू कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स, तो ये जो टाइम डिफरेंस है दो डेट्स के बीच में उसे कैलकुलेट अगर हमें करना है, वेयर वन इज BC एंड द अदर वन इज इन AD, जहाँ पे एक BC में है और दूसरा AD में है, तो हमें क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है दो डेट्स को और फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है 1 को, ताकि हम एडजस्ट कर सके इस मिसिंग ईयर 0 को. एग्जाम्पल है आपके सामने, जैसे कि 500 BC और 1500 AD यहाँ पे दिया हुआ है. तो हमने 500 में 1500 को प्लस कर दिया और 1 को माइनस कर दिया, तो कितने साल हो गए, ये हो गए 1999 ईयर्स. तो इतने दिनों की डिफरेंस है दोनों के बीच में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमलाइन जो कि कुछ मेन इवेंट्स को दिखाता है 3 मिलियन BC पहले. सो हियर यू कैन सी दिस टाइमलाइन. नेक्स्ट कम्स BP. Sometimes people describe events in history using the term BP. कई बार लोग जो क्या करते हैं, कुछ इवेंट्स को BP के टर्म में डिस्क्राइब करते हैं, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, प्रेजेंट से पहले. एंड साइंस और आर्कियोलॉजी है वो क्या कहता है, वो कहता है प्रेजेंट 0 इज फिक्स्ड एट द ईयर 1950 AD CE. उनका कहना है कि जो प्रेजेंट 0 है ये जो है फिक्स है इस ईयर 1950 AD CE में. एंड दिस इज बिकॉज साइंटिस्ट बिगैन यूजिंग न्यू डेटिंग मेथड्स. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने नए डेट बनाने के मेथड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे कि रेडियो कार्बन डेटिंग अराउंड दैट टाइम. फॉर स्कूल स्टडीज, स्कूलों में पढ़ाने के लिए, हाउएवर वी ऑफन टेक द ईयर 2000 AD और CE एज प्रेजेंट. सो अगर हम स्कूलों की बात करें तो वहाँ पे से हम 2000 AD या फिर CE ही पढ़ेंगे. एंड दिस मेक्स कैलकुलेशंस ईजियर, जिसकी वजह से कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाता है, हम डेट्स को इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी से समथिंग हैपेंड 500 BP, अगर हम कहते हैं कि कोई चीज़ 500 BP पहले हुआ था, इट मीन्स इट हैपेंड 500 years बिफोर द ईयर 2000. इसका मतलब कि ईयर 2000 से 500 साल पहले वो चीज़ हुई थी. दैट इज इन 1500 AD या फिर CE. इन इंडिया वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 AD CE. काउंटिंग दिस इन BP, अगर हम 1947 की आज़ादी को BP में काउंट करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे इट वुड बी रिटन एज 53 BP फ्रॉम द ईयर 2000. सो 2000 से 53 BP को हम लेस कर देंगे. इवन दो इंडिपेंडेंस एक्चुअली हैपेंड 78 years ago फ्रॉम टुडे, भले ही इंडिपेंडेंस 78 years पहले मिला था आज से, 2025 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 2025 से जो है 78 years पहले मिला था. इन दिस सिस्टम वी ऑलवेज कैलकुलेट फ्रॉम द फिक्स्ड ईयर 2000. तो इस सिस्टम में हम जो ये फिक्स ईयर 2000 है वहीं से कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट कम्स टाइमलाइन. सो अ टाइमलाइन इज अ वे ऑफ शोइंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द ऑर्डर दैट दे हैपेंड. सो टाइमलाइन क्या बताता है, ये दिखाता है उन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को किस ऑर्डर में वो इवेंट्स हुए थे, फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द मोस्ट रीसेंट. सो अर्लीस्ट से रीसेंट की तरफ ये टाइमलाइन हमें लेके जाता है. ये हमें दिखाता है उन चीज़ों के बारे में जो कि हुई थी
कैसा टाइम पास हुआ था इन टाइम्स के बीच में। सो ऑन अ टाइमलाइन इवेंट्स आर अरेंज वन आफ्टर अनदर। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पे जो इवेंट्स हैं वो एक के बाद एक अरेंज किए जाते हैं ताकि हम इजीली जो है बता सके कि कौन सी चीज़ पहले हुई थी और कौन सी चीज़ बाद में हुई थी। टाइमलाइन हमें जो है ज़्यादातर बताता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस के बारे में किसी भी इवेंट के, और हमें एक्सप्लेन करता है व्हाट दे आर अबाउट। ये बताता है क्या है ये चीज़ें, और चीज़ों को और ज़्यादा आसान बना देता है रीडर्स को समझने में। दे कैन बी ड्रॉन एज स्ट्रेट लाइन्स गोइंग अक्रॉस और अप एंड डाउन। इसे हम ड्रॉ कैसे करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स हैं जो ऊपर नीचे की तरफ जाती रहती हैं। एंड समटाइम्स यूज पिक्चर्स, कई बार यहाँ पे पिक्चर्स, एरोज, आइकन्स और दूसरी चीज़ों को, दूसरे सिम्बल्स को यूज़ किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन को और भी ज़्यादा क्लियर बनाया जा सके और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। सो इन हिस्ट्री टाइमलाइन हेल्प्स बोथ हिस्टोरियंस। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे ये जो टाइमलाइन है ये हिस्टोरियंस की तो मदद करता है, ये साथ के साथ ये स्टूडेंट्स की भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये जो इसे और ज़्यादा ईजी बना देता है देखने में, समझने में, एंड जो भी इवेंट्स है उन्हें हम बहुत ही अच्छे से एक ऑर्डर में ईजिली लर्न कर सकते हैं। सो टाइमलाइन क्या करता है, ये हमें चीज़ें दिखाता है व्हेन डिफरेंट डायनेस्टीज रूल, ये दिखाता है कि कब अलग अलग डायनेस्टीज से जो रूल किया जिन्होंने, व्हेन सिविलाइजेशंस एंड एम्पायर्स रोज एंड फेल, कब सिविलाइजेशंस और एम्पायर्स है ऊंचा उठे थे और नीचे गिरे थे, एंड व्हेन इम्पॉर्टेंट वॉर्स, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस टुक प्लेस, कब जो है इम्पॉर्टेंट वॉर्स हुए थे, डिस्कवरीज हुई थी, इन्वेंशंस हुए थे। By looking at the timeline, we can understand how these events are connected and how one event may lead to another. So जब हम टाइमलाइन को देखते हैं तो हम इजीली समझ जाते हैं किसी भी इवेंट के बारे में कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड दिस मेक्स इट ईजियर टू लर्न अबाउट द पास्ट। और इसकी वजह से हम पास्ट के बारे में इजीली समझ पाते हैं और बिग पिक्चर को देख सकते हैं हमारे हिस्ट्री की। Now let's move on to important terms associated with time. So यहाँ पे कुछ important terms दिए हैं जो कि टाइम से जुड़े हुए हैं। पहला आता है ईयर। सो ईयर क्या होता है, ये एक पीरियड होता है 365 डेज का या फिर 366 डेज का ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो कि 12 कैलेंडर मंथ्स में डिवाइडेड है, जो कि 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। फिर आता है डिकेड। डिकेड क्या है, ये एक पीरियड है 10 ईयर्स का। ये जो वर्ड है ये ग्रीक रूट डेका से आया है जिसका मतलब होता है 10। डिकेड्स जो है ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं किसी भी ग्रुप या फिर टॉक के बारे में बताने के लिए, जो कि किसी स्पेसिफिक पार्ट, हिस्ट्री का जो स्पेसिफिक पार्ट है उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि 1980 से लेकिन 1990 तक अगर हम कहें तो हम इसे इजीली समझ सकते हैं 10 years पीरियड, जिसे हम डिकेड कह सकते हैं। एंड दे शेयर द सेम 10 डिजिट्स, और ये क्या करते हैं, सेम 10 डिजिट्स को शेयर करते हैं। फिर आता है सेंचुरी। सेंचुरी है एक पीरियड 100 ईयर्स का। पीपल जो है, लोग जो है सेंचुरी को यूज़ करते हैं बात करने के लिए लॉन्ग टाइम पीरियड को हिस्ट्री में। तो यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे कि 19th century मीन्स द ईयर फ्रॉम 1801 to 1900. At present we live in the 21st century. इस समय हम 21st century में रह रहे हैं, जो कि 2001 से शुरू हुआ है और 2100 तक ख़त्म होगा। ये जो सेंचुरीज़ हैं ये हमें हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइज करने में हिस्ट्री को, और चीज़ों को या फिर इवेंट्स को बहुत आसानी से समझने में मदद करती हैं। फिर आते हैं मिलेनियम। सो मिलेनियम क्या है, ये एक पीरियड है 1000 ईयर्स का। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें तो एट प्रेजेंट वी आर इन द 3rd मिलेनियम, हम 3rd मिलेनियम में हैं, विच मीन्स 2001 CE to 3000 CE। तो अभी हम 3rd मिलेनियम में चल रहे हैं। Now let's move on to test yourself. Now the first question is, historians are people who study and write about the past. Second, historians act as researchers, narrators, analysts and interpreters of history. Third one, epigraphers are specialists in the study of inscriptions.
Fourth one, historians use chronology and specific terms to define periods in history. Next, fifth one is CE stands for Common Era and is used the same way as AD. So these are the answers that you have to write down. Now, what are the sources of history? History के क्या क्या sources हैं? सो क्लूज और एविडेंसेस जो कि हमें हेल्प करते हैं हिस्ट्री को लिखने में, उन्हें हम सोर्सेस कहते हैं. ये जो सोर्सेस हैं ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि पास से आई हैं, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देती हैं उस समय क्या हुआ था. एंड दे कैन बी मैनी डिफरेंट थिंग्स लाइक ओल्ड लेटर्स. तो ये कुछ भी हो सकता है कोई पुराना लेटर हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई कॉइन हो, टूल हो, बिल्डिंग हो, पेंटिंग हो, स्टोरीज हो, सॉन्ग्स हो, जो कि लंबे समय से चलते आ रहे हैं. एंड हिस्टोरियंस क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, इन सोर्सेस को, इन चीज़ों की मदद से वो पास्ट को और बेहतर से समझते हैं और पढ़ते हैं. हिस्टोरियंस एंड अदर एक्सपर्ट्स लाइक आर्कियोलॉजिस्ट, genealogists and anthropologists collect clues from different sources to learn about the past. तो ये सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से क्लूज को इकट्ठा करते हैं और पास्ट के बारे में पढ़ते हैं. ये जो क्लूज है ये जो है किसी ओल्ड डॉक्यूमेंट से, बिल्डिंग से, टूल से और एंशंट राइटिंग से भी मिल सकता है. जब हम जो है किसी पर्सन, इवेंट या फिर प्लेस के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं, ये केयरफुली चेक करते हैं बहुत सारे सोर्सेस को, ताकि एक कंप्लीट और एक्यूरेट पिक्चर मिल पाए. एंड कई बार क्या होता है, अलग अलग सोर्सेस अग्री करते हैं एक दूसरे के साथ और चीज़ों को और ज़्यादा आसान और क्लियर बना देते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, ये सब जो है एक दूसरे के ऑपोजिट चले जाते हैं, कंफ्यूजिंग डिटेल्स देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाती है. एंड व्हेन दैट हैपन्स, और जब ऐसा होता है, हिस्टोरियंस क्या करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बहुत ध्यान से सोचते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि जो कौन सा जो सोर्स है जो सही इन्फॉर्मेशन को दे रहा है एंड ज़्यादा रिलायबल और ट्रस्टवर्दी है. सो इन सारे फैक्ट्स और एविडेंसेस को देख के वो इस डिसीजन पे पढ़ते हैं. एंड ये जो है उन्हें हेल्प करता है एक ट्रू स्टोरी को लिखने में, समझने में कि उस समय क्या हुआ था. सो सम ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर एज फॉलोज. कुछ मेन सोर्सेज यहाँ पे दिए हिस्ट्री के, जैसे कि रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स या फिर मॉन्यूमेंट्स. सो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, बिल्डिंग या फिर साइट जो कि हिस्टोरिकल है, आर्कियोलॉजिकल हो या फिर आर्टिस्टिक इंटरेस्ट का हो, जिसमें जो 100 साल से कम का ना हो, इसे हम एंशंट मॉन्यूमेंट कहते हैं. एंड इट में ईदर buried under, as in the case of हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. हो सकता है ये बिल्डिंग जो है अंदर दफन हो, हड़प्पा और मोहनजोदारो में जैसा हुआ था, या फिर अभी भी खड़ी हो, जैसे कि रेड फोर्ट हो दिल्ली में, ताजमहल है आगरा में, एक्सेट्रा. So monuments may be in the form of temples. See, monuments, temple, forts, palaces, stupas, monasteries, mausoleum, etc. के फॉर्म में होते हैं. एंड ये हमें प्रोवाइड करते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन को डेवलपमेंट ऑफ आर्ट के और आर्किटेक्चर के बारे में, एज वेल एज द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ. और हमें सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताते हैं लोगों के समय के साथ, व्हेन दे वर कंस्ट्रक्टेड, कैसे जो है और कब ये चीज़ें जो है बनाई गई थी. अब आता है कॉइन्स. कॉइन्स भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं. सो जब स्टडी किया जाता है कॉइन्स को, तो कॉइन्स के स्टडी को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं. एंड कॉइन्स आर नॉट जस्ट पीसेस ऑफ मेटल. ये सिर्फ मेटल के पीस नहीं है, इन्हें यूज़ किया जाता है चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए. ये हमें बताते हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में. सो जब हम किसी पुराने कॉइन को देखते हैं तो हम उस समय के राजा महाराजा के बारे में ईजिली समझ सकते हैं, कौन से राजा थे उस समय जो रूल कर रहे थे, उनका किंगडम कितना बड़ा था, कौन से लैंग्वेज वहाँ के लोग बोला करते थे, किस तरीके का आर्ट, रिलीजन या फिर ट्रेड वहाँ पे एग्जिस्ट करता था. कॉइन्स हमें जो है दिखाते हैं स्पेशल स्किल्स उन रूलर्स के. सो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कॉइन ऑफ समुद्रगुप्त प्लेइंग वीणा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉइन है वो क्या है, वो दिखा रहा है समुद्रगुप्त की पिक्चर जो कि वीणा को प्ले कर रहे हैं. सो
यहाँ पे जो समुद्रगुप्त की पिक्चर थी कॉइन पे, वो वीणा प्ले करते हुए थी। एंड ये हमें जो है बताता है दैट ही वॉज नॉट ओनली अ पावरफुल किंग, ये बताता है कि नहीं वो सिर्फ एक पावरफुल किंग थे बट एक टैलेंटेड म्यूजिशियन भी थे। अब दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये जो लोग हैं ये डिग अप करते हैं ग्राउंड को और पुरानी चीज़ों को ढूंढ के निकालते हैं, जैसे कि कोई टूल हो गया, वेपन हो गया, पॉट पैन ऑर्नामेंट्स हो गए। एंड ये जो चीज़ें हैं दीज कैन बी मेड ऑफ स्टोन, ये चीज़ें स्टोन से, बोन से, क्ले या फिर मेटल से बनी हुई हो सकती हैं। सो जब इन चीज़ों को पढ़ा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इनके बारे में अच्छे से समझ जाते हैं कैसे पीपल बहुत पहले रहा करते थे। दे ऑल्सो लुक फॉर द बोन्स ऑफ एनिमल्स, फिश एंड बर्ड्स टू अंडरस्टैंड वॉट अर्ली ह्यूमन्स एट। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये इन एनिमल्स, फिश, बर्ड्स के जो बोन्स हैं उनको भी ईजिली जो है समझते हैं, उनको लर्न करते हैं, जो कि ये बताते हैं कि पहले के जो ह्यूमन्स हैं वो क्या चीज़ें खाया करते थे। और कई बार क्या होता है ये ऐसी चीज़ें ढूंढ लेते हैं प्लांट्स की, जैसे कि सीड हो गए या फिर पीस ऑफ वुड हो गया। एंड ये चीज़ें कैसी हो सकती है, ऐसी चीज़ें हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं। एंड यूजुअली ये जो है या तो एक बोन्ड या फिर चार्ट फॉर्म में मिलती हैं इन्हें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोन टूल्स, एंशिएंट वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, पॉट्स, तो ये कुछ एंशिएंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो कि लिटरेरी सोर्सेज हैं। सो बहुत पहले लोग क्या करते थे, वो बुक्स लिखते थे हैंड से एंड इन्हें ही मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। ये जो वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट है ये आता है एक लैटिन वर्ड मैनु से, विच मीन्स हैंड, जिसका मतलब हाथ होता है। एंड पीपल यूजुअली रोट दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स इन पाम लीव्स, और लोग क्या करते थे इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पाम लीव्स पे लिखते थे या फिर किसी पेड़ के तने पे लिखते थे, किसी स्पेशल ट्री पे लिखते थे। एंड उसमें से एक स्पेशल ट्री यहाँ पे बोच है जो कि क्या करता था, जो कि हिमालयाज में ग्रो करता था। सो ये जो ओल्ड हैंड रिटन बुक्स हैं इसमें जो है आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी, एपिक्स मिलेंगे, पोएम्स मिलेंगे और प्लेज मिलेंगे। एंड दे वर रिटन इन संस्कृत, ये संस्कृत में, प्राकृत जो कि लैंग्वेज ऑर्डिनरी लोगों की, तमिल में, इन सब में लिखे हुए दिखेंगे आपको। ऑल द मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द इंसेक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिन्हें इंसेक्ट्स ने या फिर डैम वेदर ने या फिर किसी तरीके के नेग्लेक्ट ने या फिर किसी और चीज़ ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, या फिर कुछ ऐसे हैं जिन्हें टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है। तो ये चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन देती हैं उस समय में रहने वाले किंग्स के बारे में, रिलीजियस बिलीव्स के बारे में, उस समय क्या क्या प्रैक्टिसेस होती थी, साइंस, मेडिसिन एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें इन्फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंस्क्रिप्शंस। सो इंस्क्रिप्शंस क्या है, ये राइटिंग्स हैं जो कि केव किया जाता है या फिर लिखा जाता है हार्ड सरफेस पे, जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया, और कई बार इन्हें जो है पेपर पे भी लिखा गया है। These were often used to share important messages like the king's orders। तो ये जो यूज़ किए जाते थे इंपॉर्टेंट मैसेजेस को शेयर करने के, जैसे कि किंग का कोई ऑर्डर है, उसका अचीवमेंट है, उसकी टीचिंग है, तो ये सारी चीज़ें इन इंस्क्रिप्शंस में लिखा जाता था। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जिसमें किंग अशोका, ही हैड मेनी ऑफ हिज मैसेजेस कार्व्ड ऑन स्टोन पिलर्स, उन्होंने अपने बहुत सारे मैसेजेस स्टोन पिलर्स पे कार्व करा दिए थे। एंड किंग्स ऑल्सो यूज इंस्क्रिप्शंस टू रिकॉर्ड देयर विक्ट्रीज इन बैटल्स, किंग्स अपने इंस्क्रिप्शंस को लिखते थे जिसमें वो अपनी जीत के बारे में लिखते थे, बैटल में जिस भी देश में उनकी जीत हुई है, जिस भी एम्पायर से उनकी जीत हुई है, उसके बारे में वो यहाँ पे लिखा करते थे। कुछ इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हमें बताते थे कैसे जो है वहाँ पे उस समय के कॉमन लोग रहते थे, चाहे वो मेन हो या फिर वुमेन हो। एंड ये जो स्टडी है इन इंस्क्रिप्शंस का, इन्हें हम एपिग्राफी कहते हैं। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन देम, अगर आपको समझना है कि क्या लिखा है इनमें, तो क्या करना होता है, एक्सपर्ट जो है एक प्रोसेस को यूज़ करते हैं जिसे हम डेसिफरमेंट कहते हैं, which means reading and understanding the script or letter used in the writing।
जिसका मतलब है कि वो जो लेटर या फिर स्क्रिप्ट है उसे अच्छे से समझना या फिर रीड करना जो कि लिखा हुआ है. In the last 50 years, scientist studies have increasingly contributed to our understanding and reconstruction of the past. So बीते जो 50 साल है उसमें साइंटिस्ट की जो स्टडी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है. उन्होंने अपने स्टडी से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारी अंडरस्टैंडिंग और रिकन्स्ट्रक्शन में. तो हमारे पास को इन्होंने समझने की कोशिश की, हम अपने पास को समझ पा रहे हैं इनकी वजह से और उसे फिर से रिकन्स्ट्रक्ट कर पा रहे हैं. So through various technologies, new insights have been provided. So जो आज के टाइम में जो नई नई टेक्नोलॉजीज है उसकी वजह से नए नए जो इंसाइट्स मिले हैं जो कि बताते हैं that help to reconstruct a more accurate, precise and detailed picture of the past. जो कि पास्ट के एक डिटेल पिक्चर हमें देते हैं जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा अच्छे से रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा प्रिसाइज है. साइंटिस्ट स्टडीज गो बियॉन्ड द ट्रेडिशनल मेथड्स. जो साइंटिस्ट की जो स्टडी है वो ट्रेडिशनल मेथड से काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुकी है और नए इंसाइट्स दे रही है लोगों को हमारे एंसेस्टर्स के बारे में और उनकी सोसाइटीज़ के बारे में. दे हैव एनहांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स. ये जो चीज़ें हैं ये हमारे अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर करती हैं. अलग अलग जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं या फिर ह्यूमन एवोल्यूशन है इनके बारे में हम और ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग का, जो कि क्या है, ये एक साइंटिफिक मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए एज किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल का. तो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल का एज हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं जैसे कि वुड, बोन या फिर सीड. एंड ये जो है अप टू 50,000 ईयर्स ओल्ड, मतलब 50,000 साल पुरानी चीज़ों का भी एज को हम ढूंढ सकते हैं. ये जो टेक्निक है ये हमें हेल्प करता है समझने में चीज़ों को, क्रोनोलॉजी को, हिस्टोरिकल इवेंट्स की और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से. सैटेलाइट इमेजरी हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर आर्कियोलॉजिकल साइट्स फ्रॉम स्पेस. और जो सैटेलाइट इमेजरी है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स को मॉनिटर करने में स्पेस से. हिस्टोरियंस यूज न्यूज़पेपर्स एंड हिस्टोरिकल जर्नल्स टू स्टडी हिस्ट्री फ्रॉम द लास्ट फ्यू 100 ईयर्स. हिस्टोरियंस क्या करते हैं, वो या तो न्यूज़पेपर्स को यूज़ करते हैं या फिर हिस्टोरिकल जर्नल्स को यूज़ करते हैं हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए. एंड इसी की वजह से ये जो सोर्सेज हैं, दीज कंटेन रिपोर्ट्स, ओपिनियंस एंड एविडेंसेस अबाउट व्हाट हैपेंड दोस टाइम. ये चीज़ें बताती हैं उस समय क्या क्या चीज़ें हुई थी. न्यूज़पेपर्स कैन ऑल्सो शो व्हाट पीपल थॉट एंड टॉक्ड अबाउट. जो न्यूज़पेपर्स हैं ये हमें बताते हैं कि लोग उस समय क्या सोचते थे, किस चीज़ के बारे में बात करते थे. रिकॉर्ड करता है इम्पोर्टेंट इवेंट्स को और तो और जो है हमें एवरीडे लाइफ के बारे में बताता है, जो कि ये बताता है कि कैसे जो चीज़ें थी वो एडवर्टीजमेंट और कम्युनिटी न्यूज़ जो थी वो सारी चीज़ें कैसे उस समय चला करती थी. सो फॉर मोर रिसेंट टाइम्स, अगर हम ज़्यादा रिसेंट टाइम की बात करें, स्पेशली द लास्ट फ्यू डिकेड्स, अगर हम पिछले कुछ डिकेड्स की बात करें तो हिस्टोरियंस ने जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी आगे बढ़ा दिया है, जैसे कि इंटरनेट हो गया या फिर टेलीविज़न, जिसकी वजह से हम इजीली जो इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. हम इजीली वीडियो देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियोस को, हम समझ सकते हैं पब्लिक ओपिनियंस को. एंड ये जो सोर्सेज हैं ये हिस्टोरियंस को हेल्प कर रहे हैं एक फुलर, मोर डिटेल पिक्चर देने में, कैसे लोग जो है रहते थे उस समय एंड क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें वो करते थे अलग अलग टाइम्स पे. Next comes the beginning of human history. So modern humans called Homo sapiens have been living on earth for about 3 lakh years ago. So जो modern humans हैं उन्हें हम Homo sapiens कहते हैं. ये earth पे 3 lakh years से रह रहे हैं. And this might seem like a very long time. ये काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन ये क्या है, ये एक बहुत ही स्मॉल सा पार्ट है अर्थ की हिस्ट्री का, जो कि 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. सो अगर आप इमेजिन करेंगे अर्थ का जो पूरा हिस्ट्री है एक ह्यूज बुक की तरह, तो ह्यूमंस
would only appear in the very last pages. So humans सिर्फ लास्ट के कुछ पन्नों में ही आएंगे एंड ये हमें हेल्प करता है चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने में कि कैसे ह्यूमंस ने जो है दिखाया है या फिर कंपेयर किया है कैसे कितना ओल्ड था हमारा प्लैनेट, तो ये सारी चीज़ें जो है बताते हैं. एंड नाउ लेट अस हैव अ क्विक लुक एट आवर अर्ली हिस्ट्री. तो चलिए अपने अर्ली हिस्ट्री की तरफ एक जो है नज़र मारते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉक शेल्टर पेंटिंग, जहाँ पे लोग जो है रॉक्स पे जो है पेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योरसेल्फ. So in the above picture, look at some activities of early humans in the rock shelter. तो rock shelter में कुछ लोग जो है कुछ चीज़ें कर रहे हैं. Which ones can you recognize? इनमें से क्या चीज़ आप समझ पा रहे हैं? And you have to write a brief description for each. So this you have to do yourself. So early humans lived in a very difficult environment where nature could be dangerous and unpredictable. So जो early humans थे वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते थे जहाँ पे नेचर जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल हो सकता था. तो सर्वाइव करने के लिए क्या करते थे ये जो लोग रहते थे, ये छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते थे जिसे हम बैंड्स कह सकते हैं, और एक दूसरे की मदद करते थे ये लोग खाना ढूंढने में और शेल्टर ढूंढने में. ज़्यादातर टाइम ये क्या करते थे, ये एनिमल्स को हंट करते थे और फ्रूट्स को गैदर करते थे, नट्स को, प्लांट्स को गैदर करते थे ताकि ये उन्हें खा सके. दे डिड नॉट ग्रो. अब उस समय के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो खुद का खाना ग्रो नहीं करते थे, ना ही उनके पास कोई परमानेंट घर हुआ करता था. ये लोग यहाँ पे एक नोमैडिक लाइफ जीते थे एंड एक जगह से दूसरी जगह पे फूड के, शेल्टर के और रिसोर्सेज के तलाश में जाया करते थे. सो लॉन्ग अगो पीपल लिव्ड टुगेदर इन ग्रुप्स सो दे कुड सपोर्ट एंड हेल्प ईच अदर. सो बहुत पहले लोग ग्रुप्स में रहते थे ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, एक दूसरे की मदद कर सके. दे फाउंड शेल्टर इन केव्स एंड मेड सिंपल हट्स. अब इन लोगों ने अपना शेल्टर जो है केव्स में ढूंढा और सिंपल हट्स बनाए. जो भी चीज़ें इन्हें नेचर मिलती थी उनसे, जैसे कि वुड या फिर लीव्स हो गए. ये गर्म रहने के लिए ठंडे वेदर में ये कपड़े बनाना इन्होंने शुरू किया. कपड़े पहनते थे जो कि एनिमल स्किन से बनता था. एंड टू स्टे वार्म, ठंडे वेदर में ये अपने आप को गर्म रखने के लिए कपड़े पहना करते थे जो कि एनिमल स्किन से बने हुए थे. ये जो अर्ली ह्यूमंस थे ये क्या करते थे, कुछ यूजफुल टूल्स को यूज़ करते थे जो कि स्टोन, बोन और वुड से बने हुए होते थे, जो कि इन्हें हेल्प करते थे एनिमल्स को हंट करने में, चीज़ों को काटने में, घर को बनाने में. एंड सम ऑफ देयर मेन टूल्स इंक्लूडेड हैंड एक्सेस. इनमें से इनके जो कुछ मेन टूल्स थे वो थे हैंड एक्सेस, एरोहेड्स, नाइफ्स, स्पीयर्स, नीडल्स, जो कि यूज़ किए जाते थे टू मेक डेली लाइफ अ लिटिल ईजियर, जो कि डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाता था. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज बाई अर्ली ह्यूमन्स वॉज फायर. सो अर्ली ह्यूमन्स ने जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी वो था फायर की डिस्कवरी. एंड इसने क्या किया था, चेंज किया था उनकी लाइफ्स को एक बहुत ही बड़े तरीके से. इन्होंने क्या किया, फूड को जो है कुक करना शुरू कर दिया, अपने आप को गर्म रखना शुरू कर दिया कोल्ड वेदर में, और यही जो फायर है उन्हें डेंजरस एनिमल्स से भी बचाता था, उन्हें दूर रखता था उनसे. सो अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक टुडे. अर्ली ह्यूमंस के पास वो लैंग्वेज नहीं थी जो आज के टाइम पे हम बोल रहे हैं. इंस्टेड वो क्या करते थे, वो जेस्चर्स को या फिर साउंड्स को यूज़ करते थे या फिर सिंपल वर्ड्स को यूज़ करते थे अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए. एंड इसके वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली. वो एक साथ काम करते थे, स्पेशली जब उन्हें हंट करना होता था या फिर किसी नई जगह पे जाना होता था. बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद के ऑर्नामेंट्स बनाना शुरू कर दिए, जैसे कि नेकलेस हो गए, पेंडेंट्स हो गए, जिसमें वो एनिमल टीथ, स्टोन्स और शेल्स को यूज़ किया करते थे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्कवरी एंड यूज़ ऑफ फायर. एंड ये जो चीज़ें थी, दीज डेकोरेशंस वर समटाइम्स शेयर्ड और ट्रेडेड विद पीपल. ये जो डेकोरेशन ये करते थे, ये जो चीज़ें ये बनाते थे, ऑर्नामेंट्स वगैरह, ये कई बार ये जो है एक दूसरे से शेयर करते थे या फिर लोगों से ट्रेड करते थे दूसरे ग्रुप के, जो कि उन्हें हेल्प करता था एक कनेक्शन को बिल्ड करने में.
Numerous cave paintings have been discovered from all over the world that reflect the daily life, beliefs and practices of early humans. बहुत सारी ऐसे केव पेंटिंग्स हैं जो कि मिली हैं पूरी दुनिया में, जो कि उस समय के लोगों के डेली लाइफ के बारे में बताती हैं, उनके बिलीव्स, उनके प्रैक्टिसेस के बारे में बताती हैं. अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे? दे ऑल्सो हैड सम बिलीव्स. उनका कुछ मानना था. नेचुरल थिंग्स को वो काफ़ी ज़्यादा मानते थे, जैसे सन, मून, रेन, इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे. और तो और वो लाइफ आफ्टर डेथ या फिर स्पिरिट्स को भी काफ़ी ज़्यादा मानते थे. ये जो आइडियाज़ थे ये दिखाते थे कि कैसे हाउ दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम, कैसे वो अपने आसपास की जगह को समझने की कोशिश करते थे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केव पेंटिंग शोइंग हंटिंग एंड डेली लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस. नेक्स्ट कम्स द फर्स्ट क्रॉप्स. सो ओवर लॉन्ग एजेस, जैसे जैसे समय बीतता गया, जो अर्थ का जो क्लाइमेट था वो जो है धीरे धीरे उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होने लगे. अर्थ जो है एक पीरियड से गुजरता चला गया जिसे हम आइस एज कहते हैं. एंड इस टाइम क्या हुआ, जो वेदर था वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया. जो ह्यूज पार्ट था लैंड का वो पूरी तरह से आइस से और ग्लेशियर से ढक गया था. एंड प्लेसेस जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सारे जम चुके थे. एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी था जो कि आइस में लॉक हो गया था, सो ये जो है इसने जो है वहाँ के लोगों को और वहाँ के जो एनिमल्स थे उनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस ले आया. सो अब इसको सर्वाइव करने के लिए लोग क्या करने लगे, ज़्यादा बेटर टूल बनाने से लगे, वार्मर क्लोथ्स बनाने लगे, सेफ शेल्टर बनाने लगे. एंड कुछ जो एनिमल्स और ह्यूमंस थे वो वार्मर प्लेसेस पे चले गए ताकि उन्हें वहाँ पे खाना मिल सके. द मोस्ट रिसेंट आइस एज कॉल्ड द पेलेस्टोसेन आइस एज बिगैन मोर देन 1 लाख ईयर्स अगो. सो ये जो आइस एज है, जो काफ़ी ज़्यादा रिसेंट आइस एज है, ये 1 लाख ईयर्स पहले जो है आया था एंड एंडेड अराउंड 12,000 ईयर्स अगो. 12,000 ईयर्स पहले ही ये ख़त्म हुआ है. इट वॉज अ चैलेंजिंग टाइम. ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम था. आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं आइस एज की एंड अर्ली ह्यूमन टाइम्स की. तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम था, लेकिन इसने बहुत सारी चीज़ें अर्ली ह्यूमंस को सिखाई कि कैसे अडाप्ट करना है इस सिचुएशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रो करना है. एट दिस टाइम द वेदर ऑन अर्थ बिकेम वार्मर विथ कॉज द आइस इन ग्लेशियर टू मेल्ट एंड फिल द रिवर्स विथ मोर वाटर. सो इस समय जो वेदर अर्थ पे था वो धीरे धीरे अब जो है गर्म होने लगा था और जो आइस थी, ग्लेशियर था, वो सारे पिघलने लग गए थे. रिवर्स जो है पानी से भरने लगे थे. सो बिकॉज ऑफ दिस वार्मथ एंड वाटर, इस वार्मथ और वाटर की वजह से जो ग्रासलैंड था वो अब जो है अपीयर होने लगे थे. बहुत सारे ग्रीन्स जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, ये सारे जो है ग्रो करना शुरू हो गए थे नेचुरली अलग अलग रीजन्स में. पीपल ऑब्जर्व दीज चेंजेस. लोगों ने इन चेंजेस को देखा बहुत ध्यान से और धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया कैसे वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, उनको सिर्फ गैदर करने की जगह नेचर से. वीट और बार्ले जो थे वो पहले सीरियल्स थे जो कि कल्टीवेट किए गए थे और जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये जो लोग थे यहाँ पे वो अपने खुद का फूड जो ग्रो करने लगे, जैसे राइस, लेंटिल्स, कॉटन, जूट, ये सारी चीज़ें लोग यहाँ पे ग्रो करने लगे. ये जो चीज़ें थी दीज यूज्ड simple tools like hoes, basic plows and flint sickles to work the land and harvest crop. अब जो ये जो सिंपल टूल्स थे इनकी ज़रूरत थी इन सारे काम को करने के लिए, क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए. सो एज पीपल स्टार्टेड फार्मिंग, जैसे जैसे लोगों ने फार्मिंग शुरू की, दे नो लॉन्गर नीडेड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. क्योंकि लोगों ने फार्मिंग शुरू की थी तो उनको एक जगह से दूसरी जगह बार बार मूव करने की ज़रूरत नहीं थी खाना ढूंढने के लिए. इंस्टेड वो क्या करते थे, एक ही जगह पे रहते थे, मिट्टी के घर बनाना शुरू कर दिया टाइल्स रूफ्स के साथ और एक छोटा सा विलेज या फिर कबीला बनाना शुरू कर दिया. ज़्यादातर ये लोग रिवर के आसपास रहते थे क्योंकि यहाँ पे पानी मिल जाता था और सॉइल भी यहाँ पे फर्टाइल था. एंड ये जो चेंज था उस समय से, इसकी वजह से जो फूड गैदरर्स थे और जो फूड प्रोड्यूसर्स थे वो सारे जो है एक ही जगह रहने लगे. बेटर
और मोर सेटल लाइफ जीने लगे। जो लोग थे उस समय, दे ऑल्सो स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। तो लोगों ने उस समय एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, जैसे शीप, गोट्स, कैटल, कैमल, हॉर्सेस और डंकी। इन सबको पालना शुरू कर दिया था लोगों ने। और ये जो था, दिस सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड। इस चीज़ ने फूड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था अर्ली मैन के लिए एक बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट तक। डॉग्स हेल्प प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स। डॉग्स ने क्या किया था, लोगों को डेंजरस वाइल्ड एनिमल से बचाना शुरू कर दिया था। और एनिमल जैसे कि गोट, काउ, शीप, कैमल, इन्होंने फ्रेश मिल्क देना शुरू कर दिया था। दे ऑल्सो गॉट मीट फ्रॉम गोट एंड शीप। गोट और शीप से ह्यूमंस को मीट भी मिलने लगा। और जो एनिमल्स थे जिन्हें रियर किया जा रहा था, इन्हें यूज़ किया जा रहा था फूड को स्टोर करने के लिए। Now humans did not have to go on dangerous hunting trips. अब humans को hunting trip पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा dangerous होते थे, उन पे जाने की ज़रूरत नहीं थी फूड को तलाशने के लिए। एंड जो भी domesticated animals थे, they also helped the early man in agricultural work. So ये जो domesticated animals थे, ये भी early man को जो है हेल्प करने लगे एग्रीकल्चरल वर्क में। डंकीज, हॉर्सेस और कैमल जो थे, इन्हें यूज़ किया जा रहा था राइडिंग पर्पस के लिए। वाइल बुलक्स वर यूज फॉर प्लोइंग द फील्ड्स। लेकिन जो बुलक्स थे उन्हें फील्ड को प्लो करने के लिए यूज़ किया जा रहा था। एंड ये जो एनिमल्स थे, ये क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे मैन्योर, ताकि जो सॉइल फर्टिलिटी है उसे इंक्रीज किया जा सके। एनिमल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्ली ह्यूमन्स। सो अर्ली ह्यूमन्स के लिए एनिमल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये मटेरियल प्रोवाइड करते थे जो कि कपड़े बनाने के काम में आते थे। सो क्लोथ्स क्या करते थे, लोगों को वार्म और प्रोटेक्टेड फील करते थे। अलग अलग जैसे जैसे वेदर चेंज होता था, तो ये क्लोथ्स ही थे जो लोगों को बचाते थे, वार्म रखते थे और प्रोटेक्टेड रखते थे। एंड पीपल यूज द वूल एंड स्किन फ्रॉम एनिमल्स टू क्रिएट वार्म क्लोथिंग्स। अब लोग क्या करने लगे, जो वूल था उससे और एनिमल स्किन को यूज़ करने लगे ताकि वो गर्म कपड़े बना सके। एंड क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं, दीज कुड रिप्रोड्यूस, पीपल डिड नॉट ऑलवेज हैव टू गो आउट एंड फाइंड न्यू एनिमल्स। सो ये एनिमल्स खुद ही रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे, इसलिए लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ता था दूसरे एनिमल्स को ढूंढने के लिए। दे कुड टेक केयर ऑफ द वंस दे ऑलरेडी हैड। जो उनके पास एनिमल्स थे, सिर्फ उनका ही ध्यान रखते थे। एंड ह्यूमन बीइंग वो क्या करता था, वो एनिमल्स को रखता था, रेस करता था। एंड इसे ही डोमेस्टिकेशन कहते हैं। दिस मेड लाइफ ईजियर एंड सेफर फॉर पीपल एज दे नो लॉन्गर हैड टू मूव अराउंड लुकिंग फॉर एनिमल्स और अदर थिंग्स टू सर्वाइव। सो इसकी वजह से लोगों का जो वो समय था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बीतने लगा। उन्हें जो इधर उधर फूड की तलाश में या एनिमल्स की तलाश में नहीं जाना पड़ता था। एक ही जगह रह के वो अपने एनिमल्स का और बाकी चीज़ों का ध्यान रख पाते थे। इंस्टेड वो क्या करते थे, अपने एनिमल्स का ध्यान रखते थे। एंड अर्ली ह्यूमंस कुड गेट व्हाट दे नीडेड राइट वेयर दे लिव्ड। सो जहाँ रहते थे वहीं पे वो सारी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें मिलना शुरू हो गई थी। The settlement of people in groups led to the formation of the earliest communities. अब जैसे जैसे सेटलमेंट लोगों का बढ़ता गया तो कम्युनिटीज़ बनना शुरू हो गई। और जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, बहुत सारी ऐसी जो कम्युनिटीज़ थी वो रिवर के आसपास रहती थी, जैसे कि इंडस, नाइल और यूफ्रेट्स। इन रिवर्स के पास जो लोग रहना शुरू हो गए। लोगों ने क्या किया, यहीं पे परमानेंट हाउसेस बनाना शुरू कर दिया, नए क्राफ्ट्स बनाने शुरू कर दिए और अपनी दूसरी नीड्स को फुलफिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने साथ में काम करना शुरू कर दिया, लैंड को कल्टीवेट करना शुरू किया, एनिमल्स को रेस करते थे, प्रोटेक्ट करते थे एक दूसरे को। एंड ये जो लैंड या फिर फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड, वाटर और जो बाकी चीज़ें हैं, इन्हें जो है वेल्थ माना जाता था उस कम्युनिटी का। एंड दे वर शेयर्ड एंड यूज बाय ऑल पीपल टुगेदर। और ये सारी जो वेल्थ थी ये वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो आपस में
शेयर करते थे। पीपल ट्राई टू लिव इन हार्मनी, लोग एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहते थे, एक साथ काम करते थे और एक दूसरे के वेलफेयर के लिए एक दूसरे की मदद करते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम पीपल स्टार्टेड फॉर्मिंग मोर ऑर्गेनाइज ग्रुप्स। अब इस समय तक लोगों ने और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज ग्रुप बनाना शुरू कर दिए थे, रूल्स बनाना शुरू कर दिए थे, रोल्स बनाने शुरू कर दिए थे और कुछ जो इंडिविजुअल्स थे उन्हें चूज़ किया गया था लीडर, जिन्हें हम चीफटेन्स कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते थे, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थे, वाइज थे, स्किल थे और गाइड करते थे दूसरों को। ये जो लीडर्स थे ये ओल्डर मैन हो सकते थे जिनके पास एक्सपीरियंस था, या फिर यंगर वॉरियर्स हो सकते थे जो करेज दिखाते थे। सो चीफटेन्स क्या करते थे, ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने लगे थे अपने ग्रुप के लिए, जिनकी वजह से जो भी आर्गुमेंट्स थे वो सेटल हो जाते थे और फूड और रिसोर्सेज को बहुत ही ईजिली फेयरली आपस में बांटा जाता था। दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड द पीपल फ्रॉम आउटसाइड थ्रेट्स। अब ये जो चीफटेन्स है ये क्या करते थे, लोगों को बाहर के थ्रेट से जो प्रोटेक्ट करते थे, जो कि उनको हेल्प करता था उनकी सोल्जर्स की मदद करने के लिए। एंड ओल्डर वुमेन वर रिस्पेक्टेड बिकॉज दे हैड वैल्यूएबल नॉलेज एंड लाइफ एक्सपीरियंस। जो ओल्डर वुमेन थी उनको भी रिस्पेक्ट दी जाती थी क्योंकि उनके पास वैल्यूएबल नॉलेज भी थी और लाइफ एक्सपीरियंस भी था, जो कि इस कम्युनिटी को मदद करता था। सो विद द ग्रोथ इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, स्मॉल विलेजेस या फिर हैमलेट जो है उनका भी साइज बढ़ता चला गया। एंड टू मीट देयर नीड्स पीपल स्टार्टेड टॉकिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोगों ने एक दूसरे से बात करनी शुरू कर दी, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना शुरू कर दिया एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से उन लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने में ज़्यादा सहूलियत हुई। एंड दे ऑल्सो बिगेन टू ट्रेड, लोगों ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, फूड को एक्सचेंज करते थे, टूल्स को एक्सचेंज करते थे, रॉ मटेरियल्स या दूसरी चीज़ों को एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से। एंड ये लोग जो थे ये नॉलेज को शेयर करते थे और जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस थे इसके साथ ही डेवलप होने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें शेयर की जाती थी आपस में। लोगों ने नए नए टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया, जिसकी वजह से एडवांस टूल्स बने, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स और क्ले ऑब्जेक्ट्स बनना शुरू हुए। एंड दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन ह्यूमंस फर्स्ट यूज मेटल्स। ये वो समय था जब ह्यूमंस ने पहली बार मेटल को यूज किया था। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल यूज फॉर मेकिंग टूल्स। कॉपर वो पहला मेटल था जिसको यूज किया गया टूल्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए 8000 BCE के आसपास। आयरन जो है पहला जो है मेटल था जिसे यूज किया गया था 1200 BCE के आसपास। एंड द यूज ऑफ आयरन मार्क सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर। ये जो आयरन का यूज है उसकी वजह से एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, वारफेयर बन गया, एंड कंस्ट्रक्शन जो था टूल्स का, वेपन्स का, वो भी और ज़्यादा अच्छे से होने लगा, जिसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल्स बनने लगे और ड्यूरेबल टूल्स बनने लग गए। All these developments and advancements in the life of early humans led to the formation of more complex societies and civilizations. So ये जितने भी डेवलपमेंट्स या फिर एडवांसमेंट्स हैं, इनकी वजह से जो अर्ली ह्यूमंस थे उनके जो लाइफ था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में डेवलप हो गया और सिविलाइजेशंस में डेवलप हो गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया बहुत सारे ऐसे तरीके जिन्हें हम आज सिविलाइजेशन कहते हैं। एंड फॉर नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट अर्ली ह्यूमंस फेस मैनी चैलेंजेस। आज के समय में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो अर्ली ह्यूमंस है उन्होंने बहुत सारे मुसीबतों का सामना किया। एंड जब क्रिटिकल टाइम आता था तो ह्यूमैनिटी कुड हैव ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड एज सम अर्लियर स्पीशीज डिड। सो जैसे ही क्रिटिकल टाइम आता था तो जो ह्यूमैनिटी थी वो हो सकता है पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती, जैसे कि पहली के टाइम की जो भी स्पीशीज थी उसमें हुई थी। वी विल नेवर नो दोज अर्ली ह्यूमंस, हम उन अर्ली ह्यूमंस को कभी नहीं जान पाएंगे, बट टू देयर करेज एंड परसिस्टेंस, उनके करेज और परसिस्टेंस की वजह से हमें आज का जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो मिल पाया है। Now let's move on to move ahead. Historians are people who study and write about the past. Archaeologists help us understand
what life was like hundreds or even thousands of years ago. Epigraphists are specialists in the study of inscriptions. Geologists study the history of Earth, its nature, minerals, and processes. A timeline is a visual representation of historical events arranged in chronological order. BC stands for before Christ and it is used to tell time for years that happened before Jesus Christ was born. CE stands for Common Era and is used the same way as AD. Timelines show things like when people dynasties ruled. The word decade comes from the Greek root deka, which means 10. Monuments may be in the form of temples, forts, palaces, stupas, monasteries, mausoleum, etc. Coins are not just pieces of metal used for buying and selling things. They also tell us a lot about history. Some coins of the ruler Samudragupta showed him playing the veena. King Ashoka had many of his messages carved on stone pillars. To survive, early humans formed small groups called bands. And one of the most important discoveries by early humans was fire. Early humans also had some belief about natural things. The earth went through a period called the Ice Age. Chieftains made important decisions for the group and helped solve arguments. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is work to progress. So A exercise is darken the correct option in the OMR sheet. The first one is which of the following studies the physical feature of the earth? Anthropologist, archaeologist, geologist or paleontologist? Correct answer is geologist. Second one, what is the conventional starting point for the Gregorian calendar? The birth of Buddha, the birth of Jesus Christ, the start of a ruler's reign, the year 1000 AD. Correct answer is the birth of Jesus Christ. Third one, which of the following is a period of 10 years? Decade, millennium, century, era. Correct answer is decade. Now the fourth one is what is the main source of information for historians studying recent history? Ancient inscriptions, newspapers, fossils, cave paintings. Correct answer is newspapers. Fifth one, what calendar is widely used across the world today? Chinese calendar, Jewish calendar, Hindu calendar or Gregorian calendar? Correct answer is Gregorian calendar. Sixth one, what were early humans mainly reliant on for survival? Agriculture, trading, hunting and gathering, fishing. Correct answer is hunting and gathering. Seventh one, which of the following terms refers to a period of 1000 years? Decade, millennium, century, era. Correct answer is millennium. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. The first one is epigraphers are specialists in the study of inscriptions. Second, paleontology is the study of ancient life from dinosaurs to prehistoric plants. Third one, CE stands for Common Era and is used the same way as AD. Fourth, the Ice Age was a period when the weather was cold. Fifth one, clues and evidences that help us write history are called sources. Sixth one, the study of coins is called numismatics. Seventh, people began to keep animals and raise animals themselves, which is called domestication. Next, let's move on to C exercise, which is state whether the following statements are true or false. The first one is historians help us learn about modern events, cultures and societies. This is true. Second, anthropologists study human societies and cultures both from the past and the present. True. Third one, historians use timelines and specific terms to define
periods in history, true. Fourth one, Christian era is now used in all countries of the world. This is false. Fifth one, there is no year 0 in Gregorian calendar. This is true. Next, sixth one, on our timeline, events are always written in reverse order. This is false. Seventh one, a century is a period of 1000 years. This is also false. So these are the answers that you have to write down. And this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.